नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव आयोग ने हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन देश में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। दल और राजनेता अपनी रणनीति को चाक चौबंद बनाने में व्यस्त हैं। अपनी विचारधारा और गठबंधनों की समीक्षा के साथ नए साथियों को जोड़ने और पुराने सहयोगियों को साथ रखने की कवायद तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन होगा और नई सरकार के गठन तक राज्यसभा टीवी आपको रूबरू कराएगा राजनीति और सियासी सरगर्मी के हर उस पहलू से जिसका सरोकार हर उस मतदाता से है जो देश की राजनीति और दिग्गज नेताओं को उम्मीद भरी नजरों से देखता है। राज्यसभा टीवी लेकर आया है आपके लिए एक अनूठा शो, जिसमें हम बताएंगे इस बार कि राजनीति की चाल क्या होने जा रही है, सियासत में किस मुद्दे को इस बार कितनी अहमियत मिलेगी, किन चेहरों पर इस बार दांव रखेगा, अलग अलग दल किन इलाकों में किसके सहारे सत्ता तक पहुंचने का सपना सजो रहे हैं और क्या है इस बार जनता का इरादा, किसके वादे पर वो भरोसा करेगी। आज हम आपको बताएंगे कि 2014 की उन वजहों को जिन्होंने बीजेपी को केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत दिलाया। वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी उम्मीदें थीं जिसने केंद्र में 30 साल बाद किसी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया था। हम जानेंगे कि 5 साल बाद वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई, जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए और पिछले 5 साल में जनता के चुने प्रतिनिधियों ने क्या किया। और इसीलिए अब जनता के प्रतिनिधियों से जनता के वोट का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम वोट का हिसाब। और 2019 के अगर राजनीति को समझना है, यानी कि चुनावी राजनीति को, तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जी हाँ, 2014 में, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में क्या माहौल था और उस वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जनता ने 10 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस, यूं कहें कि यूपीए 2 को सिरे से खारिज कर दिया था। ये भी जानना बेहद जरूरी है कि 2009 से जब यूपीए 2 सत्ता में आई तब से लेकर 2014 तक ऐसा क्या हुआ जिसने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने वाले विपक्षी दलों को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया और कैसे बीजेपी और उनके नायक नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे। कांग्रेस इतने घोटाले दिन पे दिन करते जा रही है। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। पहले एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू, फिर ये सरकार क्यों नहीं जागती है? घोटालों से घिरी सरकार, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनरेगा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, रेलवे घूस घोटाला, आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला। आरोप लगे सरकार पर, आरोप लगे कांग्रेस नेताओं पर, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुप रहे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चुप रही, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। देश का गुस्सा उबाल पर था, सरकार चुप थी। ये चुप्पी जनता के भरोसे पर प्रहार कर रही थी, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। जिस साख के दम पर 2004 की यूपीए सरकार 2009 में फिर से सत्ता में आई थी, इन घोटालों और सरकार की नाकामी ने मनमोहन सरकार की उसी साख पर बट्टा लगा दिया। आजाद भारत में यह शायद ऐसा पहला मौका था जब भ्रष्टाचार के आरोपों में एक साथ इतने सारे सियासी दिग्गज आरोपों के लपेटे में थे और ऐसे में तैयार हुआ सरकार के खिलाफ माहौल। लोगों में तलाश हुई एक ऐसे नेतृत्व की जो उनके विश्वास पर खरा उतरे। ये समय था जब बीजेपी का एक चेहरा राष्ट्रीय राजनीति पर तेजी से उभर रहा था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। जनता के मूड को देखते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया कि श्री नरेंद्र मोदी को
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। वंदे 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 वंदे। बीजेपी के इस ऐलान ने पार्टी में जबरदस्त जोश पैदा कर दिया। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में ऐसा माहौल तैयार हुआ जब बीजेपी की जीत के दावे मजबूत होने लगे। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को गुजरात विकास मॉडल ने और ठोस बनाया। हर तरफ बात होने लगी कि कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अव्वल बनाया। यूपीए को साधने के लिए बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को भी नई शक्ल दी और मनमोहन सरकार के खामियों को तरह तरह से जनता के सामने लाया गया। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी जे लई जाए छे एक कॉमन मैन ने करोड़ों कॉमन नए नए तरीकों के साथ बीजेपी ने तकनीक का भी जमकर इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने वोटरों से सीधे जुड़ने के लिए देश भर में कई जगहों पर कभी चाय पर चर्चा की तो कभी एक ही वक्त में अलग अलग जगहों पर मतदाताओं से संवाद बनाया। सोशल मीडिया का भी बीजेपी ने भरपूर उपयोग किया। लोगों तक अपनी बात दमदार तरीके से पहुंचाई। 2014 का लोकसभा चुनाव शायद पहला ऐसा चुनाव था जब सोशल मीडिया ने चुनाव प्रचार में इतना अहम किरदार निभाया। लेकिन कांग्रेस के लोग इस ताकत का इस्तेमाल करने में बीजेपी से पीछे रह गए। बीजेपी के लगातार बढ़ते दायरे और मजबूत होते जीत के दावों ने यूपीए में हलचल पैदा कर दी। तृणमूल कांग्रेस जैसे सहयोगी दलों ने कांग्रेस का साथ देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जयंती नटराजन और मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस नेताओं ने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया, भले ही वजह कुछ भी बताई गई हो। बीजेपी के मजबूत होने की एक और वजह बनी और वो थी अलग अलग राज्यों में वाम दलों का पतन। लोगों ने भांप लिया था कि कम्युनिस्ट पार्टियों की दशा और दिशा वैसी नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2011 में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जब लेफ्ट पार्टियों का गढ़ ढह गया। वाम दल को सूबे की सत्ता गंवानी पड़ी, जबकि वो पिछले 34 वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि किस तरीके से 2014 की तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के बनने के पीछे के कारण क्या थे, क्या बड़े राजनीतिक घटनाक्रम थे और किस तरीके से देश में अलग अलग मुद्दे हावी हुए जिसके चलते 2014 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में जिनके जरिए समझेंगे कि 2014 में जो बड़े मुद्दे थे वो 5 साल में कहां पर खड़े हैं, किस तरीके का बदलाव उन मुद्दों में दिखा है देश की राजनीति और जनता के जहन में। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अति फर्निश हैं, पॉलिटिकल एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड से, मैम स्वागत है। और राहुल महाजन जी हैं, एडिटर इन चीफ, आरएस टीवी, बहुत स्वागत है। शुरुआत में राहुल जी, पहला रिएक्शन चाहूँ कि 2014 में अगर मैं करप्शन और जिस तरीके से नीतियों की बात हो रही थी जो एक बड़ा फैक्टर कहा जा रहा था, किस तरीके से उसे देखते हैं आप और क्या ये वाकई बहुत अहम रहा 2014 में बदलाव के पीछे? देखिए, कारण तो हमेशा कई होते हैं और उसमें भी 5-6 बड़े कारण थे उस समय 2014 की जीत में। लेकिन आप अगर केवल भ्रष्टाचार की से शुरुआत करना चाहते हैं चर्चा की, तो आपकी अपनी रिपोर्ट ने अभी लगभग 10 बड़े कांड गिनाए जो उस समय लगातार कई वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से, यानी यूपीए 2 के कार्यकाल में लगातार देश भर में चर्चा में रहे थे, मीडिया में और राजनीतिक विमर्श में। और वो एक के बाद एक ऐसी अटूट कड़ी सी बन गई थी कि लगता था कि हर 1-2 महीने बाद एक नया बड़ा राष्ट्रीय घोटाला जो हज़ारों लाखों करोड़ का होता था वो आता था। कुल मिला के जो छवि बनी थी कि एक ईमानदार और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते हुए उनके पद के तले इतना सब खुला भ्रष्टाचार हो रहा था जिस पे उनके अपने मंत्री शामिल थे और बहुत पार्टी के लोग शामिल थे।
उसकी तुलना आज के उससे करेंगे आप तो देखिए 5 सालों में एक रफाइल को लेकर जिस पर अभी एक धुंधलका सा है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश की है और वो लगातार चल रही है कि उसको वो एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले के रूप में नरेंद्र मोदी पर थोप दें, लेकिन अभी भी वो कोई स्पष्ट रूप से लोगों के दिमाग में मुझे नहीं लगता, जनमानस के दिमाग में बैठा है। कुछ लोगों के दिमाग में वो ज़रूर हो सकता है। तो केवल अगर भ्रष्टाचार की कसौटी से हम दोनों 5 साल का अंतर देखेंगे तो 5% मुश्किल से ज़्यादा भ्रष्टाचार के बड़े आरोप इस सरकार, मोदी सरकार पर नहीं लगाए जा सकेंगे। राज्यों की बात अलग है और वहाँ भी कोई बहुत बड़ा इस तरह का मामला सामने आया नहीं है। तो ये एक ऐसी कसौटी है जिसमें अभी बीजेपी सरकार वज़नी साबित होगी निश्चित रूप से, कोई तुलना नहीं है दरअसल। अदिति, आपकी राय, क्योंकि 2014 से पहले जिस तरीके का मूड जो करप्शन को लेकर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन, ऐसा लगा कि पूरा सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है, जनता त्रस्त है करप्शन को लेकर, एक के बाद एक जिस तरह से मामले आए। और 2014 से अगर 2019 के सफ़र को देखते हैं तो वो मुद्दा आज कहाँ पर कितना कमज़ोर या कहाँ पर खड़ा दिखता है? देखिए, आपकी रिपोर्ट से मैं एक चीज़ पर सहमत नहीं हूँ। आपने ये निष्कर्ष निकाला कि मनमोहन सिंह चुप बैठे थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा था नहीं। मनमोहन सिंह ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जिसमें करुणानिधि से बात हुई कि राजा और कनिमोझी का क्या किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ ऐसे आरोप थे जो कि बहुत ही गंभीर थे और अंततः ये भी हुआ कि उनको सरकार, मतलब राजा को सरकार से बर्खास्त करना पड़ा और फिर वो जेल भी गए। तो मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा कि मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा था। लेकिन इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी फैसले हुए वो या तो कोर्ट पर केस दाखिल होने के बाद हुए या वहां से डायरेक्टिव्स के बाद हुए। आप कोर्ट पर के आधार पर ही किसी को जेल भेजेंगे ना, आप अपने आप थोड़ी भेज देंगे कि कोई फला आदमी कुछ कह रहा है तो उसके चलते आप किसी को जेल में बंद कर दें। ऐसा तो नहीं होता है हमारे देश में। आपने इस सरकार ने कांग्रेस के जो अभी सदस्य शायद हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, वड्रा साहब, रॉबर्ट वड्रा साहब के खिलाफ भी कुछ आरोप लगाए। अब वो मामला चल रहा है लेकिन जेल तो अभी नहीं गए हैं वो। तो ऐसे थोड़े हमारे देश में कोई जेल जा सकता है। तो ये कहना कि मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से सही नहीं है। उसमें से कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ही विवादित थी। हाँ, ये ज़रूर है कि मनमोहन सिंह की सरकार में कोई ऐसा था नहीं जो कि खुल के इन सब चीज़ों के खिलाफ बोल सके, क्योंकि सबको लगता था कि हम क्यों बोलें, ये तो हमारी सरकार नहीं है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले किया था कि मेरा क्या मुझे क्या। तो उस तरह का जो एक उस तरह की मनस्थिति जो सरकार में थी वो ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह ने परे देखकर हटा के और उन मामलों पे कोई कार्रवाई नहीं की। जहाँ तक कोल ब्लॉक स्कैम का सवाल है, उसमें एक बहुत ही शीर्षस्थ ब्यूरोक्रेट जेल गए, लेकिन ये विडंबना ये है कि उस आदमी की छवि ऐसी है कि पूरे उनके जो उनके सहयोगी हैं सर्विसेज में, उनके जो कॉलीग्स हैं, उन लोगों ने मिल के कहा कि ये आदमी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, इनकी मदद हम करेंगे, चाहे कोर्ट कचहरी में कुछ भी हो। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ को एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, थोड़ा बैलेंस रख के देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार एकदम बिल्कुल ही दूध की धुली है। कहीं ना कहीं हमें मालूम नहीं है इसके बारे में अभी, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुलासा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि पिछली सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट थी, उसमें भी लोग थे जो कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और बैलेंस की ज़रूरत है, बस इतना ही मतभेद है। जी, मैं इसको और विस्तार से आऊँगा। उससे पहले रहमान जी जो एक इसमें बात कही अदिति ने कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या वाकई हम सरकारों को जब देखते हैं और करप्शन के मुद्दे पर सो मोटिव इनिशिएटिव या फिर कोर्ट का इंतज़ार, ये एक रवायत उसकी तरफ बढ़ती थी और उसके चलते गुस्सा ज़्यादा था, और वही करप्शन का इशू उस वक्त कहाँ पर खड़ा था और आज कैसे देखते हैं? देखिए, इस सारे को समझने के लिए फिर एक बार ये बात करनी पड़ेगी कि यूपीए 1 में क्या हुआ, यूपीए 2 में क्या हुआ और अब क्या हो रहा। देखिए, यूपीए 1 में एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन जो सरकार की थी कि कांग्रेस और जो लेफ्ट हैं वो आपस में भिड़े हुए थे, ठीक है, एक उस तरह की छवि सामने आ रही थी।
यूपीए 1 से ही ये भी सामने आने लगा था कि मनमोहन सिंह कहीं सरकार के पूरे कंट्रोल में नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी जो है, या फिर हम एक ये कहें कि जो गांधी परिवार है वो कहीं ना कहीं पूरी सरकार पे हावी है, ये भी छवि बनने लगी थी। ये जब आगे बढ़ा उसके बाद यूपीए 2 में एक और चीज़ जो हावी होने लगी वो ये होने लगी कि सरकार जो है वो कोई नीति नहीं बना रही है, कोई फैसला नहीं ले रही है, कोई फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, करप्शन हमारे देश में बहुत समय से है और बहुत डीप रूटेड उसे माना जाता है, और उसके कारण मुझे नहीं लगता है कि सरकार को उस तरह से नुकसान हुआ होगा यूपीए को। उसका ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि लोगों के मन में ये बात आई कि ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई नीति जो है आगे नहीं बढ़ रही है, मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, देश इस वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने में, और इसमें केवल सरकार नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ने के फ्लो में है। और ऐसे में अगर कोई ऐसी सरकार आती है जो उसमें हिंड्रेंस दिखाई देती है, तो ये बड़ा नेचुरल है और ये साफ है कि देश उसको मान्य नहीं रखेगा। अब हम आए कि 2014 में क्या हुआ। हमने ये देखा था कि बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी के नाम पे चुनाव लड़ा था उससे पहले, और उसमें उनको फ़ायदा नहीं हुआ था। तो बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, उन्होंने एक ऐसा चेहरा सामने लेके आए जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसका उनको जो एग्जाम्पल था या जो उनका अनुभव था वो गुजरात से था। मैंने गुजरात का चुनाव देखा है, गुजरात में देखा है किस तरह से मोदी जो है कम्युनिकेट करते थे और उसका क्या रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आता था। तो ये एक जो नया चेहरा आया वो बहुत ही कम्युनिकेटिव था, लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ता था। उसने मुद्दों को, उस नए चेहरे ने मुद्दों को खड़ा करना शुरू किया, चाहे वो करप्शन का मुद्दा, चाहे वो जो नीति के पैरालिसिस का मुद्दा हो या काम के पैरालिसिस का मुद्दा हो, चाहे वो ये मुद्दा हो कि ये प्रधानमंत्री जो पहले थे मनमोहन सिंह, उनके बस की ये बात नहीं है, उनके बस में कुछ है नहीं। ये तीनों चीज़ें उन्होंने इतनी बड़ी खड़ी की कि उससे लोगों को लगा कि शायद एक और व्यक्ति ऐसा है जो हमें हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। उसके लिए लोगों ने बीजेपी को इतना वोट किया, और उसके कारण ये कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार आज आपके सामने है। अब आज का मुद्दा है, आज अगर आप बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देखें तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने डिलीवर किया है। देखिए, इस सरकार के मैं 2 अचीवमेंट्स बहुत बड़े मानता हूँ। एक अचीवमेंट मानता हूँ कि जो सोशल स्कीम्स हैं उन्हें लोगों तक डिलीवर किया गया है, वो भी करप्शन फ्री। उसके लिए उन्होंने जो भी किया कि वो उन्होंने अकाउंट्स खोले, उसके बाद उन्होंने एक ऐसी प्रोसेस बनाया जिसमें सीधा पैसे या सीधा बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचता था। दूसरा एक मुद्दा है कि एक विश्वास इस सरकार पे है कि ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा देश है, उसमें कई स्कीम्स जो हैं वो डिलीवर होते हुए टाइम लगता है, लेकिन ये डिलीवरी जो करने की कोशिश है ये दिखाई दे रही। ओके, मैं लौटूंगा और समझूंगा कि आज के दौर में क्या करप्शन का मुद्दा बड़ा है, कम हुआ है, कहां खड़ा है। लेकिन उससे पहले कुछ और एक्सपर्ट जो हमारे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी क्या राय इस मुद्दे को लेकर वो सुन लेते हैं। कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था उसी के बाद से लग गया था पूरे देश में उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हर जगह दिखती थी। जिस तरह से अन्ना हजारे का आंदोलन चला और सारी चीज़ें होती थी वो साफ साफ दिखता था। एक बात मैं कहूँगा कि देखिए, विरोध होना एक अलग बात है, नाराज़गी होना एक अलग बात है, लेकिन उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी मुझे अभी तक कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए, यूपीए 2 के समय एक तरह से बहुत से फ्रंट खुल गए थे जिसमें गड़बड़ हो रही थी। सबसे बड़ा मामला था भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे थे, और वो ऐसा नहीं है कि कोई विपक्षी दल का नेता आरोप लगा रहा था या मीडिया के जरिए सिर्फ आरोप लग रहा था, वो संवैधानिक संस्थाओं से आरोप निकल कर आ रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट, दूसरी इस तरह की संस्थाओं की रिपोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो कुछ निकल रहा था। तो आप 2G की बात कीजिए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कीजिए, कोल गेट की बात कीजिए, इस तरह के तमाम मतलब घोटालों की एक श्रृंखला थी। वो बेनिफिट 2014 में मिला था और मैं मानता हूँ 2019 में भी उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। अगर मोदी
प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी की हम बात करें तो 2014 में जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी, जिस तरह से लोग उन्हें पसंद करते थे, आज उसमें कोई खास गिरावट नहीं आई। आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। उसका फ़ायदा बीजेपी को 2014 में बहुत स्पष्ट रूप से मिला था और आज भी बीजेपी का प्रदर्शन जो भी रहेगा 2019 में, उसमें मोदी के व्यक्तित्व का, मोदी की पर्सनल पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा हाथ होने। अति 2014 से पहले हमने जब बात की करप्शन को लेकर, और आज अगर मैं इस दौर में बात करूं पिछले 5 साल में, करप्शन के मुद्दे को आप कैसे देखती हैं आज? देखिए, सच पूछिए तो ऐसा तो नहीं है कि करप्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उस स्तर पर हम उस व्यापक स्तर पर नहीं दिखता है जो हम देख रहे थे 2014 में, या जो परसेप्शन था 2014 में। मुझे नहीं लगता कि अभी भी अगर आपको अपने बच्चे को नर्सरी स्कूल में एडमिशन करवाना है तो आपको थोड़ा बहुत कैश देना पड़ेगा। आपको यदि मकान ख़रीदना है तो कुछ पैसा आपको कैश में आज भी देना पड़ेगा। यदि आपको आप उदाहरण के तौर पर आप ग्राउंड हैंडलिंग में हैं तो जो आपका ग्राउंड हैंडलिंग का बिज़नेस जो है वो इस पर निर्भर है कि पार्किंग कितने बजे होती है और कैसे होती है। अगर पार्किंग की परमिशन एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं देगी तो आपका ग्राउंड हैंडलिंग नहीं हो सकता है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो कुल मिला के काफ़ी पैसा देना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और लगातार हम सुन रहे हैं कि सीबीआई फलां को पकड़ रही है, फलां बैंक मैनेजर को पकड़ रही है, उसको पकड़ रही है, इसको पकड़ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हाँ उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर हमने 2014 में देखा था या 2014 में उसके बारे में सुना था। वहाँ पर उस समय इन सब चीज़ों को चुनौती देने के लिए कोई था नहीं। आज ताल ठोक कर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिखा दो कि मैंने क्या पैसा लिया है या मेरे मंत्रियों ने क्या पैसा लिया है, बता दो मुझे। तो उस समय शायद उस तरह की चुनौती देने वाला कोई नहीं था, शायद इसीलिए सरकार का जिस तरह से एक तरह से पतन ही हुआ। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले राहुल जी बहुत छोटा संक्षेप में जाऊँगा। व्यक्तिगत करप्शन की जो बात अदिति ने कही आजकल, लेकिन जो उस दौर में दिख रहा था कि बड़े नाम, बड़े घोटाले, संस्थागत या फिर जो ऑर्गेनाइज मैं कहूँ करप्शन जिसको होता था, उसमें कितना बदलाव आज के दौर में जनता के नजरिए से ये कि राजनीतिक उच्चतम स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के ये सारे मामले निकल के आ रहे थे जिसमें राजनीतिक लोग शामिल थे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार तब भी था, आज भी है, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि उच्चतर स्तरों पर प्रशासन के कुछ कम हुआ है, ये माना जा सकता है, लेकिन नीचे ज़मीन पर लोगों को पैसा आज भी देना पड़ता है तमाम तरह के कामों के लिए, ये सच है। लेकिन बात है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के उच्चतम स्तर पर जितने मामले उस समय आए थे वो सही थे, गलत थे, ये एक हम अदालत के रूप में यहाँ नहीं बैठे, लेकिन जो छाप लोगों के मन में बनी, और जैसा भी रामकृपाल ने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने लोगों के मन में बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए जो एक वितृष्णा थी, जो एक भयानक ज़बरदस्त रोष था, उसको उसने आग लगा दी थी, जैसे उस चिंगारी को उसने भड़का दिया था, और उसका जो बहुत दूर तक प्रभाव पड़ा, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान और एकमात्र नुकसान मैं समझता हूँ कि उस समय की तत्कालीन सरकार को हुआ। उस तरह का कोई आंदोलन आज नहीं है, और ये बात तो माननी ही पड़ेगी। सभी मानते हैं कि राफेल को, जैसे मैंने कहा, उस एक मामले को छोड़कर जो अभी अनिर्णीत है, जिसमें आप 50% से ज़्यादा भी कुछ नहीं कह सकते, कोई भी बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला या मोदी सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है, बावजूद इसके कि सारा विपक्ष भी है और मीडिया भी है। तो ये तो दिखता है ना लोगों को, इसलिए इसको अंतर को स्वीकार करना चाहिए। बहुत सही में राहुल जी, व्यक्तिगत करप्शन और जो राजनीतिक करप्शन है, इसका इस तरह से जवाब दूंगा कि इस सरकार में, जैसा बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि हो सकता है करप्शन हो, लेकिन इस सरकार में करप्शन करने वाले लोगों का डर बढ़ा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके लिए मुझे सहना पड़ सकता है, मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये एक डर जो है वो इस सरकार में पैदा हुआ है, जो डर यूपीए 2 में इतना नहीं था। और मैं ये निचले स्तर पे भी बोलता हूँ कि नीचे के स्तर पे भी जहाँ पे करप्शन था वहाँ पर भी ये डर जो है ज़्यादा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और बड़े मुद्दे की तरफ, जहाँ पर डर की जब बात हो रही तो महंगाई का डर ऐसा है जो हमेशा वोटरों के जहन में भी रहता है और राजनीतिक दलों के भी।
महंगाई ने हमेशा से चुनाव के नतीजों पर असर डाला है और जब महंगाई कमर तोड़ती है तो आम आदमी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। और 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ जो माहौल था, कहा जाता है कि उसमें भी एक ये मुद्दा अहम था। महंगाई काबू करने के लिए सरकार की कोशिश के आश्वासनों ने लोगों ने उसे सिरे से खारिज किया और निर्णायक कदम उठाने वाले नेतृत्व की जरूरत महसूस की। I will sell my bike. I will buy just a cycle. हम परिवार के लिए 1000 रुपये अलग से बचाते थे, वो नहीं बच पाए। 4 गुना से ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। महंगी तो हो रही है, हम क्या करें। 18 रुपए 20 रुपए 18 रुपए 16 रुपए 16 18। ये आजादी झूठी है। महंगाई ये ऐसा मुद्दा है जिससे हर सरकार को दो चार होना पड़ता है, फिर वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो। आम आदमी के खाने की थाली में जब महंगाई असर डालने लगे तो जनता किसी को नहीं छोड़ती, फिर वो चाहे देश की सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कितना ही पुराना राजनीतिक दल। और यही खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को। खाने पीने के सामानों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों को सरकार के खिलाफ सुर से सुर मिलाने पर मजबूर कर दिया। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर महंगाई कहां जाकर रुकेगी, लेकिन इस सवाल का कोई ठोस जवाब ना तो सरकार के पास था और ना ही सत्ता पर काबिज राजनीतिक दलों के नेताओं के पास। महंगाई की बात चल ही निकली है तो एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। 2013 तक आते आते इस कहावत पर ही व्यंग कसे जाने लगे थे। दाल की कीमतें इस कदर बढ़ गई थी कि मांसाहारियों को चिकन सस्ता लगने लगा था। प्याज भी आंखों में आंसू ला रहा था। अगर यूपीए 2 और एनडीए के दौरान महंगाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां एनडीए के 4 सालों के दौरान महंगाई की औसत दर 4.3% रही, वहीं यूपीए 2 के दौरान ये 9.3% थी। जीडीपी के आंकड़े भी एनडीए के शासनकाल के दौरान बेहतर हुए। यूपीए 2 में जीडीपी की वार्षिक औसत विकास दर 5.3% रही। एनडीए के 4 सालों में ये दर 7.3% थी। एक बात ये भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि यूपीए 2 के दौरान विकास दर को बढ़ाने के लिए वित्तीय घाटे से भी समझौता करना पड़ा, जबकि एनडीए शासनकाल में इसे घटाकर 3.3% तक लाया गया। जब अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी थी तो लाजमी था कि रेटिंग एजेंसीज ने भारत की रेटिंग घटाई। अक्टूबर 2013 में डीबीआरएस ने भारत की रेटिंग को घटाकर नेगेटिव कर दिया। 2012 में एसएनपी और फिच ने भारत की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया। हालांकि 2014 के बाद से अर्थव्यवस्था की हालत में जैसे सुधार होता गया, रेटिंग एजेंसियों का भी विश्वास भारत में बढ़ता चला गया। जब आर्थिक पैमाने सही ना हो तो रिजर्व बैंक पर भी दबाव पड़ता है, खासकर महंगाई का दबाव, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने प्रमुख दरों में बढ़ोतरी की। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि मूल रूप से मजबूत मानी जा रही थी, कुछ सालों के लिए सही पर दुनिया का विश्वास उससे उठता नजर आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात आर्थिक मोर्चे की, जहां पर महंगाई बहुत अहम रोल, जब चुनावी चर्चा होती है, चुनाव होते हैं तो उसका एक बड़ा रोल दिखता है। राव जी, 2014 से पहले का अगर देखें आर्थिक मोर्चे पर किस तरीके से उस वक्त के हालात थे और आज उसमें कितना बड़ा फर्क है, और महंगाई जो आम पब्लिक उसको ज़्यादा सोचती समझती और उसको भोगती है, उसका दुख दर्द झेलती है, उस मोर्चे पर भी देखिए उस समय मैं समझता हूँ कि 2014 का जब चुनाव हुआ तो उस समय लगभग महंगाई दर 2 अंक में थी, 9 या 10% के आसपास थी, जो आज 2 या 3% है, 3 या 4% होगी शायद। ये तो सीधे सीधे जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े आते हैं वो आपको बता रहे हैं। इस समय
आप देखेंगे कोई व्यापक महंगाई को लेकर कोई प्रदर्शन, कोई असंतोष का प्रकटीकरण, कोई बहुत बड़ा आंदोलन या जुलूस या धरने वैसे आपको पिछले काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहे हैं। किसानों की समस्या एक अलग है, उसको लेकर बड़े और प्रभावशाली जुलूस और प्रदर्शन हुए हैं, वो एक अलग प्रश्न है। कृषि का प्रश्न जो है वो 70 साल में भी देश में हल नहीं हुआ। ये भी आप ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें लेकिन माननी पड़ेंगी और वो उतार चढ़ाव उसमें काफ़ी आए हैं। जो सकल हमारी वृद्धि दर होती है, घरेलू जीडीपी जिसको हम कह रहे हैं, वो उतार चढ़ाव उसमें रहे हैं। लेकिन अगर औसत निकालेंगे तो इस शासन में वृद्धि दर का औसत कहीं ऊंचा रहा है। यूपीए 2 के दौरान वृद्धि दर की जो दर रही, इस समय मतलब 7 साढ़े 6% अभी के आसपास आप औसत निकालेंगे पिछले 4 साढ़े 4 सालों का। उस समय वो 5% हो गया था। तो अब 5% की तुलना आप 6.5 माने 7 माने, ये अर्थशास्त्रियों के मामले हैं, आंकड़े लगातार आते रहते हैं। लेकिन इन दोनों जो 2 बड़ी चीज़ें होती हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, वो दोनों आंकड़े अभी इनके पक्ष में जाते हैं। तीसरा पक्ष है कि सरकार का कुल आर्थिक प्रबंधन कैसा रहा है। आर्थिक प्रबंधन में लगभग सभी अर्थशास्त्री देश और विदेश के मानते हैं कि सरकार ने लोक लुभावन चीज़ों पर पैसा लुटाकर, कर्ज लेकर लुटाने की जो एक नीति रही है हमारे यहाँ अब तक, आदत रही है राजनीतिक, उस पर रोक लगाई है और एक फिस्कल डेफिसिट को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने में उसने लगभग कामयाबी हासिल की है। और इस बार के बजट में भी वो जहाँ ये था कि ये शायद उलीचने का जो समय होता है कि सारे आर्थिक अनुशासन भूलकर सरकारें उड़ाती हैं पैसा लोगों को प्रभावित करने के लिए, वो भी उस हद तक नहीं हुआ जैसे लोगों को लग रहा था। तो इसमें भी इसने भी अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की है। कमी जो इनकी रही है वो ये कि ये रोज़गार उस मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाए हैं जैसे उन्होंने खुद वायदे किए थे और जैसे लोगों की उम्मीद थी और जैसे इस देश के लोगों को, विशेष तौर पर युवाओं को ज़रूरत है। वो एक बड़ी नाकामी सरकार की निश्चित ही माननी पड़ेगी। अति आर्थिक मोर्चा कितना महत्वपूर्ण 2014 के चुनाव में था, और जब पिछले 5 साल को हम देखते हैं तो इस दौर में भी क्या महंगाई या आर्थिक मोर्चा का वजन पिछली बार से कहीं ज़्यादा या कम दिखता है चुनावी रणनीति में अगर देखेंगे? देखिए, एक मापदंड का तो उल्लेख आपने किया जो कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन निश्चित तौर पर बहुत कम है पहले से, लेकिन इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि विश्वव्यापी कमोडिटी प्राइस का जो कारोबार चलता है, सोयाबीन, तेल, सोना वगैरह वगैरह, इसमें एक बहुत बड़ा चढ़ाव आया था 2008 और 12 के बीच में, और उसके चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक और बहुत ही गहरा असर पड़ा था। तो अगर आप देखें तो उस समय के 2013-14 के पर बैरल क्रूड का दाम और आज पर बैरल क्रूड का दाम, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि उस समय क्रूड का दाम कम होता तो हो सकता है कि हम लोगों का इंपोर्ट बिल कम होता, हो सकता है कि लोगों को उतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती पेट्रोल और डीजल जलाने में, और उससे खाद्य पदार्थों का आवागमन जो कि हमारे देश से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका दाम कम हो जाता और अंततः उन पदार्थों का ही दाम कम हो जाता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हम सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट करते हैं, वो इस सरकार में उसकी परिभाषा बदल दी गई है, फॉर्मूले को बदला गया जी। तो कुल मिला के विदेशी जो हमारी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि हर इंडेक्स ऑफ कंजम्पशन कम है, लेकिन उनको ये भी दिख रहा है कि ये इसलिए कम है क्योंकि बेसिक चीज़ें, बेसिक पैरामीटर्स उसके बदल दिए गए हैं। अब ये अच्छा है या बुरा है, इस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना सामर्थ्य है कि मेरे में कि मैं इस पे टिप्पणी कर सकूं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो इस पर कर सकते हैं ज़्यादा अच्छी तरह से। लेकिन निश्चित रूप से जगह जगह जब हम लोग बात करते हैं तो यही सवाल एक उठता है कि वाकई क्या अनएम्प्लॉयमेंट उस जगह पर है जहां सरकार कह रही है कि ग्रोथ हुई है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वाकई ये सही है?
और कई लोग ये भी मानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्से हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अब इनका औसत लिया जाएगा तो हो सकता है कि इसका जो एवरेज है वो ऊपर चला जाए। क्या आप ये कहें कि महंगाई जो 2014 के पहले एक बड़ा मुद्दा था, जिस तरीके से दिखा, 2019 में महंगाई की जगह रोजगार के मुद्दे ने ली है, या उसको दिखाने की कोशिश हो रही है? मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से अभियान चालू है। ये तूल पकड़ेगा या नहीं, ये सवाल दूसरा है, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख लोगों के बीच बहुत ऊंची है, लोग बहुत गहरी पैठ है उनकी, और लोग ये मानते हैं कि ठीक है, चलो आज नहीं मिला तो कल रोज़गार हमको ज़रूर मिल जाएगा और मोदी जी इसका प्रबंध करेंगे। तो वो चीज़ 2014 में हम नहीं देख पा रहे थे, हमको नहीं दिख रहा था कि लोगों का विश्वास मनमोहन सिंह पर हो कि मनमोहन सिंह के कहने पर ये अर्थव्यवस्था और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लोग ऐसा नहीं मान रहे थे। राजी, वोटर के नज़रिए से अगर, और राजनीति में खास तौर पर, क्योंकि वोटर जब चुनाव है सबसे अहम वही है, महंगाई इस दरमियान जैसे कि खुद कह रहे हैं कि उतना बड़ा फोकस नहीं दिख रहा है, रोज़गार ज़्यादा बड़ा फोकस दिख रहा है। 2014 में क्या रोज़गार और कई सारे ऐसे फैक्टर थे आर्थिक मोर्चे के जो एक साथ क्लब करके क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहीं ज़्यादा था और उसने डेंट किया मौजूदा सरकार को उस वक्त की, और इस बार वो कुछ हल्का होता है, सिर्फ रोज़गार तक सीमित हो जाता है? देखिए, इन सब पे अदिति ऑलरेडी बोल चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस सरकार ने दो बड़े फैसले लिए थे, एक डिमोनेटाइजेशन, एक जीएसटी। ये दोनों ऐसे फैसले थे जो अर्थव्यवस्था पर भारी पड़े हैं, और अगर ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था पे भारी थे और अर्थव्यवस्था को उन्होंने झंझोड़ा था, उसके बावजूद भी इस तरह का ग्रोथ रेट रखना, इस तरह का इन्फ्लेशन को चेक में रखना, ये सब बड़ी अचीवमेंट्स हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, आपने जीएसटी जैसा फैसला लिया जो कि लोक लुभावन फैसला नहीं था। इसके कारण एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की जो है वो इससे नाराज़ थी बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसे में भी आपने उसके बावजूद इस सरकार का, या ये कहें प्रधानमंत्री का, उसके बावजूद इतना जो उनके प्रति प्यार है जनता में, वो बना रहना, और दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, उसका भी तेज़ी से ग्रो करना एक बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरीके से ये मुद्दे, क्योंकि कहा जाता है कि आर्थिक मुद्दे वोटर को ज़्यादा उसके जहन में नहीं रहते हैं, बनस्पति दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। 2014 और 2019 में किस तरीके से आप देखते हैं कि वाकई हावी थे, और इस बार भी ये हावी होंगे या साइडलाइन होंगे? देखिए, मैं नहीं मानता कि हावी नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर एक राज्य की सरकार प्याज पे गिर जाती है तो वो तो हावी है ही आर्थिक मुद्दे। तो ये ज़रूर है कि ये ऐसे मुद्दे थे जो अब जिन्होंने कोर, मतलब ये कहें कि अगर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ तो जीएसटी जैसे मुद्दे ने मुझे काफ़ी हर्ट किया था वो शुरू में, लेकिन अब बहुत अच्छे से जो रोल, पहले देखिए ये भी माना जाता था कि इसे बिना तैयारी के रोल आउट किया गया है, और अब जो उसका स्वरूप है उसमें लोगों को समझ आने लगा है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उससे क्या अचीव किया जा सकता है। दूसरी तरफ डिमोनेटाइजेशन में आपने भी देखा था कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी एटीएम्स पे और बाकी सब चीज़ों पे। तो ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिसे लोग भूल जाते, लेकिन उस दौरान भी जब लोगों से बात होती थी तो उनका कोई नाराज़गी नहीं थी सरकार के प्रति। उनको ये लगता था कि सरकार जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। भरोसा है जो था उनका। मैंने वही बोला, एक परसेप्शन जो सरकार का है कि ये कोशिश कर रही है सरकार, ये कोशिश जो है वो लोगों को नजर आती है और लोग जो है उसे पहचानते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कुछ और जो एक्सपर्ट हैं आर्थिक मोर्चे पर क्या कहते हैं, किस तरीके से 2014 2019 दोनों के वक्त अगर हम तुलना करें तो कैसे ये आर्थिक मुद्दे, महंगाई, रोजगार प्रभावित करते हैं। जब भी महंगाई बढ़ती थी तो शहर के लोगों के चक्कर में होता था कि नहीं अनाज सस्ता कर दो। अनाज सस्ता होने का मतलब है किसान के पेट पे लात पड़ना। अनाज, फल, सब्जी जो भी है, ठीक है आप सस्ती उसको करो, लेकिन किसान को लागत से भी अगर कम पैसा मिलता है तो उसका कोई न कोई भरपाई तो होनी चाहिए। तो एक एज ए पॉलिसी में कह रहा हूँ, चाहे आज वो बिल्कुल आपको बिल्कुल लगता हो कि कुछ भी नहीं है या बहुत शुरुआत हुई है। हर शुरुआत बहुत एक छोटे से बिंदु से होती है, फिर धीरे धीरे आकार लेगा। लेकिन ये इस्टेब्लिश हो गया है कि आने वाले समय में 2019 में चाहे यूपीए जीते, एनडीए जीते, जो भी जीतेगा, ये तय है कि उसको किसान को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। घटक दल प्रधानमंत्री की सुनने को तैयार नहीं थे। इवन कांग्रेस के नेता
जिनका 10 जनपद से सीधा संबंध था, वो प्रधानमंत्री को वो महत्व नहीं देते थे जो देना चाहिए। तो पीएमओ कमज़ोर हो गया, पीएम कमज़ोर हो गया। तो पीएम मतलब मनमोहन सिंह की बात नहीं है, उस संस्था की बात है। तो ये सब कुल मिलाकर जो है उसमें बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई दर जो है दहाई के आंकड़े में पहुंच गई, फिस्कल डेफिसिट 5.5-6% के करीब हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब दिख रही थी, पॉलिसी पैरालिसिस दिख रही थी, करप्शन, ये सब मिलाकर माहौल बन रहा था कि इस सरकार को जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। चुनाव और 2019 का चुनाव बहुत अलग है। 2014 के चुनाव में जिस पार्टी की आज सरकार है, बीजेपी लेड एनडीए सरकार है, उस समय 2014 के समय में यूपीए की सरकार थी और एनडीए लगातार, बीजेपी लगातार यूपीए की विफलता पर हमला कर रही थी। यूपीए को अपनी गद्दी बचानी थी और एनडीए, बीजेपी, खासकर बीजेपी बहुत करारा प्रहार कर रही थी, सरकार की विफलताओं के बारे में जिक्र कर रही थी। आज स्थिति बहुत बदली हुई है। आज 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी इसमें स्पष्ट बहुमत से रही है। तो आर्थिक मोर्चे पर आपने सुना एक्सपर्ट की राय, और अब बात एक और अहम मसले की। ये मोर्चा है सुरक्षा का। सरकार जो भी हो, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो दलगत राजनीति से उठकर सभी नेता और दल एक साथ बोलते हैं। यूपीए 1 के कार्यकाल में जब मुंबई पर हमला हुआ, तब भी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। एक मांग उठी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ती गई। यूपीए 2 के कार्यकाल में भी उसने भारत पर कई आतंकी हमले कराए, लेकिन निर्णायक कदम का इंतजार बना रहा। जितने जानदार तरीके से 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए ने देश की बागडोर संभाली थी, उतने ही धमाकेदार तरीके से जनता ने 2014 में इसे नकारना शुरू कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर कई आरोप लगे, जिसमें कमजोर नेतृत्व, हर मोर्चे पर विफलता और कड़े फैसले नहीं ले पाने का तमगा शामिल था। 2004 से 2013 के बीच जम्मू कश्मीर में 9000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। 1000 से ज्यादा जवानों ने देश के नाम अपनी कुर्बानी दी। यूपीए सरकार के दौरान देश में हुए आतंकी हमलों की बात करें तो 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप पर हमला हुआ। इसी साल जयपुर में भी सिलसिलेवार धमाके हुए। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 2 घंटे के अंदर कई बम विस्फोट हुए। इस दौरान सूरत और बड़ौदा से भी बम बरामद हुए थे। इसी साल एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसे देश आज तक नहीं भुला पाया है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आत्मघाती हमलावरों ने सीरियल बम धमाकों के अलावा कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में करीब 180 लोग मारे गए थे। मुंबई आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। यहां तक कि उस समय देश के गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल को भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा भी नहीं मिल पाई थी कि 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका हो गया और 2 महीने बाद ही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 2 बम धमाके हुए। पुणे और बेंगलुरु की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि 2013 में हैदराबाद में बम धमाकों ने सबको दहला दिया। इतना ही नहीं, जब 2013 में दुश्मनों ने भारतीय सैनिकों का सिर कलम किया, तब भी कोई बड़ी हरकत नहीं हुई। सुधाकर और हेमराज की शहादत के बावजूद किसी तरह का तीखा विरोध नहीं दिखा। उस समय सरकार को दुश्मन के खिलाफ जो तीखे तेवर दिखाने थे वो देखने को नहीं मिले। तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने कहा कि आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनकर हमला किया। रक्षा मंत्री के इस बयान को लोगों ने पूरी तरह से गैर जिम्मेदार माना। मजबूरन A.K. एंटनी को अपना बयान वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को शांति दूत कहते दिखाई दिए। यूपीए 2 में नक्सलवाद भी देश की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती के तौर पर उभरा। नक्सलवाद से निपटने के लिए जो कांग्रेस सलवा जुदुम के साथ थी, चुनाव के वक्त वो इस मुद्दे से किनारा करते नजर आई। 2013 में छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के घने जंगलों में भारी हथियारों से लैस नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर घातक हमला किया। इसमें कांग्रेस के कई नेता मारे गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल भी शामिल थे। लेकिन तब भी तत्कालीन सरकार ने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जिससे नक्सलियों को उनकी करनी के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यूपीए 2 के दौरान चीनी सैनिकों ने भी सैकड़ों बार सीमा उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सरकार पर इन घटनाओं के सैन्य प्रभाव का सही ढंग से आकलन नहीं करने के आरोप लगे। कहा गया कि भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार कदम उठाने में नाकाम रही। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग के भी आरोप लगे। कहा गया कि जहां जहां कांग्रेस को सत्ता जाती दिखी, पार्टी ने वहीं सीबीआई का पत्ता चला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सुरक्षा चाहे आंतरिक हो या फिर बाह्य, इस पर किस तरीके से 2009 से 2014 के बीच में माहौल था, सरकार की नीतियां थी और जनता के बीच में जो राय थी, और 2014 से 19 के बीच में इसमें क्या कुछ बदला है? राहुल जी। कुछ अंतर तो बड़े स्पष्ट हैं कि पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कश्मीर अभी भी शायद पहले से ज़्यादा अशांत हुआ है। तो कश्मीर को लेकिन अगर हम छोड़ दें तो हमें जो पहले, अब सारी आपकी रिपोर्ट ने बहुत वो बड़ी घटनाएं गिना दी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन देश भर में एक जो लग रहा था कि आतंकवादी, पाकिस्तान से प्रेरित और प्रायोजित आतंकवादी देश में कहीं भी हमला कर सकते हैं, उनकी इतनी शक्ति है कि वो, और उनका इतना बड़ा नेटवर्क है और हमारी कुल व्यवस्था उनको रोकने में नाकाम रही है, उस तरह के हमले अब कम हुए हैं। चीन की सीमा पर भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन वहाँ पर भी डोकलम हुआ और उसके अलावा और कई चीज़ें भी हुई हैं। तो वो मतलब मान लें कि एक कमोबेश स्थिति वैसी बनी हुई है। हालांकि थोड़े से सुधार हमें दिखता है, रिश्तों में भी सुधार दिखता है, बावजूद कि थोड़ा तनातनी राजनयिक स्तर पर चलती रहती है, लेकिन सैनिक घटनाएं कम हुई हैं। कश्मीर का जहाँ तक प्रश्न है, तो एक पहली बात यह कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में मुझे लगता है कि आज हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं, और आज बहुत सारी चीज़ें ये सामने नहीं आ पाती कि उतनी बड़ी घटनाएं अगर नहीं हुई हैं तो उससे ये हमें अंदाज़ लग सकता है कि कोशिश नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं है, कोशिशें भी हुई हैं लेकिन वो नाकाम हुई हैं, वो कामयाब नहीं हो पाई। तो ये भी आंतरिक सुरक्षा की मजबूती का एक प्रश्न ये है कि उसमें क्या हुआ, इससे ज़्यादा ये देखना होता है कि क्या नहीं हुआ जो हो सकता था। तो हमें जो नहीं हुआ उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, और वो मैं समझता हूँ कि एक जो मजबूती दिखी है आंतरिक सुरक्षा में, वो उसका परिणाम है। दूसरे जो पाकिस्तान को लेकर इस समय जो माहौल है, वो हम जानते हैं कि जो शायद इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है, जो लोगों को प्रभावित करेगा और प्रभावित कर रहा है इस समय पूरे देश जिसकी गिरफ्त में है, वो सुरक्षा का ही मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। तो इसमें जो एक मनमोहन सिंह सरकार की तुलना में मनमोहन सिंह की जैसी अपनी एक प्रकृति थी, वैसे ही लगता है उनकी सरकार की भी प्रकृति थी कि उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की, पाकिस्तान से वार्ताएं भी हुई, कार्रवाइयाँ भी हुई, और अब उनको बाद में ये कहना पड़ा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, लेकिन एक जो छाप ये है कि मोदी सरकार एक ज़्यादा जैसे मस्कुलर पॉलिसी कहते हैं सिक्योरिटी की, वो अपनाती है, और वो तुरंत अभी हमने 2 मामलों में देखा, तो उसका कि एक हमला हुआ, पुलवामा हुआ, और उसके तुरंत बाद एक जवाब दिया गया, उसको 2 बार दिया गया। तो ये एक बड़ा स्पष्ट अंतर दोनों सरकारों में दिखता है। जी अदिति, आपकी नज़र में आंतरिक सुरक्षा या फिर पाकिस्तान या चीन जैसे मोर्चों पर जो बदली हुई रणनीति है 2014 से पहले की आज के माहौल में, उसका असर चुनावी राजनीति पर, मैं खास तौर पर कहूँ जनता, क्योंकि वोटर के जहन पर, वो किस तरीके से है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो आंतरिक सुरक्षा और उसका जो असर हमारी कूटनीति पर पड़ता है या हमारी सैन्य शक्ति पर पड़ता है, ये एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है जो कि पूरी तरह से हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक आंकड़ा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे आसपास है और हम उसको महसूस कर रहे हैं। और वो है हमारे देश के अंदर जिस तरह से विभिन्न धर्मों में के बीच में जो तनाव हो रहा है और जो एक भावना जागृत हो रही है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी के अधिकारों को नगण्य माना जाता है और माइनॉरिटी को सबसे अग्रणी माना जाता है, ये गलत है।
और इस भावना के चलते मेरे ख्याल से बहुत सारी फोर्सेस मैदान में उतर आई हैं, जिनका क्या असर होगा इसका ये पूरा मामला हम लोग ठीक से भांप नहीं पा रहे हैं। इसका दूरगामी असर होगा, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से विवाद नहीं है, लेकिन अभी इसका क्या असर है ये पूरी तरह से हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। राव जी, क्योंकि जब इस तरह की बात होती है और चुनाव में मतदाता का एक बड़ा ये फैक्ट रहा है कि वो सुरक्षा को लेकर या फिर किस तरीके की आक्रामकता देश की आतंकवादियों के खिलाफ पड़ोसी देशों से आपके रिश्ते क्या हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है, कैसे बदलता दिख रहा है ये? जैसे राहुल जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बेहतर प्रदर्शन है इस सरकार का, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इंटरनल सिक्योरिटी के उस पर नहीं हुई। मैं दो चीज़ें कहूँगा इसमें। एक तो ये कि आपके सामने दो आपके बॉर्डर्स हैं, एक है चीन का बॉर्डर है और दूसरा पाकिस्तान का बॉर्डर है। दोनों को ही कहीं ना कहीं एडवर्सरीज माना जाता था। अब इस सरकार की नीति जो दिखाई देती है वो ये नीति दिखाई देती है कि क्योंकि चीन आपके इंटरनल मैटर्स में उस तरह से इंटरफेयर नहीं करता है, कोई आतंकवादी उस साइड से नहीं आते हैं, कोई इस तरह का वो नहीं होता है, तो इस सरकार की नीति उससे बेहतर रिश्ते बनाने की है। और शायद इसका जो एग्जाम्पल मिला हमें जब प्रधानमंत्री की यात्रा हुई और जिस तरह से वहाँ पर बातचीत हुई, जिसके डोकलाम के बाद की बात है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो आपके डायरेक्टली इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है। उस पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है इस सरकार के द्वारा वो दिखाई देता। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देश में जनता जो है, देश की जनता, वो जहाँ पर देश की प्रभुसत्ता, देश की मान, इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं तो बाकी मुद्दे जो है कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेते हैं, वो गौन हो जाते हैं। अगर ये मुद्दा जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उरी के बाद भी और अब जो एक्शन लिया गया है, ये मुद्दा लोगों की साइकी में, लोगों के दिमाग में बहुत हावी रहेगा इस चुनाव में। और ख़ास तौर से लोग इस बात को देखेंगे कि ये सरकार जो है वो जो भारत की सुरक्षा है उस पर किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैसेज जो है ऑलरेडी अगर आप देखें तो देश में चला गया। चलिए, और आखिर में दिखाते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव नतीजों का दिन रोमांच से भरा होता है और सभी की नज़र होती है कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी जीती या कौन धराशायी हुआ है। 16 मई 2014 का दिन रोमांचकारी दिन था और लोगों को 30 साल के बाद एक निर्णायक सरकार देखने को मिली थी। पिछले चुनाव के स्कोर कार्ड को देखें तो साफ हो जाता है कि राजनीति के महारथियों को, दिग्गजों को कैसे मोदी लहर ने हाशिए पर पहुंचा दिया। तारीख 16 मई 2014। लोकसभा के नतीजे आने शुरू हुए। तमाम खबरी चैनल जुटे थे दिग्गजों के हालात बताने में, कौन आगे कौन पीछे। शुरुआती रुझान आने शुरू हुए और पुराने दमदार दिग्गज ढेर होते दिखाई देने लगे। मोदी लहर चरम पर थी। स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। यूपीए की लीडिंग पार्टी है, 10 साल से सरकार में थी, लेकिन जनता की नाराजगी ने कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2009 में कांग्रेस को जहां 206 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में वो सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट गई। यानी कांग्रेस के पास इतने सांसद भी नहीं बचे कि वो लोकसभा में आधिकारिक तौर पर विपक्षी दल का नेता बना सके। 2009 में यूपीए में सीटों के लिहाज से दूसरा बड़ा दल था तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसे 19 सीटें मिली थीं। लेकिन 2014 में कांग्रेस की खस्ता हाल देख टीएमसी यूपीए से बाहर हो गई। कांग्रेस का साथ छोड़ते ही टीएमसी का ग्राफ भी बढ़ा और ममता बनर्जी 15 सीटों के फायदे के साथ 34 के स्कोर पर पहुंच गईं, यानी कांग्रेस की कुल सीटों से महज 10 सीटें पीछे। यूपीए का एक और सहयोगी दल एनसीपी, शरद पवार की यह पार्टी 2009 में 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, लेकिन 2014 में एनसीपी को भी मोदी लहर का नुकसान उठाना पड़ा और पार्टी 3 सीटों के नुकसान के साथ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब बात उन दलों की जो 2014 में खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे दलों में सबसे पहले कांग्रेस की सहयोगी यूपीए की पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में तब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वो खाता भी नहीं खोल पाई। एक ऐसी ही सहयोगी दल था तमिलनाडु का डीएमके,
यूं तो प्रदेश की राजनीति में डीएमके की काफी धमक थी, लेकिन मोदी लहर ने तमिलनाडु में डीएमके को भी संभलने का मौका नहीं दिया और पार्टी 2009 में मिली 18 सीटों से सीधे 0 पर आ गई। 2014 में उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी खाता नहीं खोल सकी। पिता पुत्र दोनों चुनावी मैदान में थे, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं जीत सके। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी भी पूरी तरह साफ हो गई और एक भी सीट नहीं जीत पाई। यूपीए और एनडीए से बाहर के दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को भी कोई कम झटका नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सत्ता में थी वो 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 सीटों में से महज 5 सीटें ही जीतने में कामयाब हो सकी, और वो भी सारी की सारी परिवार की सीटें। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी भी पूरी तरह साफ हो गई और एक भी सीट नहीं जीत पाई। शाम होते होते पूरी तस्वीर साफ हो गई और देश को पता चल गया कि मोदी लहर में कांग्रेस का सफाया हो गया है। टोटल स्कोर कार्ड की बात करें तो 2009 में 262 सीटों पर कब्जा करने वाला यूपीए गठबंधन 2014 में सैकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। यूपीए को महज 59 सीटें मिली। वहीं एनडीए के ग्राफ ने 2014 में जबरदस्त छलांग लगाई। 2009 में 159 सीट जीतने वाले एनडीए गठबंधन को मोदी लहर ने 300 के पार पहुंचा दिया। एनडीए को कुल 336 सीटें मिली। वाम दलों की बात करें तो जनता ने इन्हें भी स्वीकार नहीं किया। 2009 में वाम दलों ने 24 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 में इन्हें 11 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। मोदी लहर से यूपीए और लेफ्ट फ्रंट को जो नुकसान हुआ था, उसमें से कुछ फायदा अन्य और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी गया। 2009 में इनका टोटल 98 था, जो 2014 में बढ़कर 137 हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो हमने देखी 2014 के चुनाव नतीजों की रिपोर्ट और हमारे आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल शाम 5 बजे से हम फिर हाजिर होंगे और कल आप हमारे इस कार्यक्रम को अंग्रेजी में देख पाएंगे और रियलिटी चेक होगा कि हम 2014 में किस तरीके से नीतिगत निर्बलता और निर्णायक नेतृत्व की मांग। तो कल शाम 5 बजे रहिएगा राज्यसभा टीवी के साथ। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।